हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, किस तरीके से इसका कंसेप्ट काम करता है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आपको एक टर्म जो है हम लोग पढ़े होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दो चीज हम लोग पढ़े हैं पहले, तो दोनों का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये दोनों चीज आपके समझ में है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। उसके लिए हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम के थ्रू समझेंगे, बड़े आसानी से समझ में आएगा। मान के चलिए कि ये एक सरफेस है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। नीचे का हम लोग मान लेते हैं कि है मीडियम 1, नीचे है मीडियम 1 और ऊपर में है मीडियम 2। दो मीडियम है, दोनों को ये सरफेस सेपरेट कर रहा है। नीचे वाला जो मीडियम है वो मान के चलिए कि है डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। तो हम लोग जानते हैं जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो स्पीड बढ़ जाती है लाइट की। स्पीड जो है लाइट का वो इंक्रीज करता है और उसमें बेंडिंग होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसा कि हम आपको बोले थे कि आपको पहले से ये चीज पता रखनी होगी। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आगे काम आने वाला है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट हम लोग पास कराते हैं। मान के चलिए कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे इसमें इंसिडेंट कर रहा है इस तरीके से। ये हो गया इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसा हम लोग को 3-4 केस लेना होगा, 3-4 केस लेंगे तभी हम लोग के समझ में आने वाला है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो एक और हम लोग नॉर्मल बना लेते हैं, एक और नॉर्मल बना लेते हैं, एक और नॉर्मल बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो इतना सारा एक ही डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ जाएंगे, सारा नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे एंगल ऑफ, मान के चलिए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 20 डिग्री है। हम लोग थोड़ा सा इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देंगे अगली बार। तो मान के चलिए कि थोड़ा सा बढ़ा करके हम लोग लिख रहे हैं, ये इसको मैच कराएंगे हम लोग इसी पॉइंट पे। ये हो गया, मान के चलिए कि 40 डिग्री हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार। अब ये सब एंगल्स का आगे हम लोग काम देखेंगे। तो 20 डिग्री पे एंगल का यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंस केवल डेंसर से रेयरर में जाने का। ये तो केवल बड़ा एंगल बनाए दिखाने के लिए हम बनाए हैं। तो चलिए अब यहाँ पे डेंसर से रेयरर में रे जा रहा है तो इनिशियली तो इसका डायरेक्शन सीधा होगा, ये स्ट्रेट जाएगा। लेकिन चूंकि डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से ये दूर हो जाएगा। इस तरीके से कुछ इसका रिफ्रैक्शन होगा, तो इसमें कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा यहाँ पे। दूसरे केस में रे जो है इस तरीके से जा रहा था, रे इस तरीके से जा रहा था, इसमें भी डेंसर से रेयरर गया तो यहाँ भी बेंडिंग होगी, यहाँ भी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ ऐसा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज्यादा है तो एंगल रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होता है। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहता है, साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है, उसका यही मीनिंग होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाइएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा। चलिए अब हम लोग अगर देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये रे जो है इस रिफ्रैक्टिव सरफेस के पास आ रहा है, इसके पास आ रहा है। तो एक टाइम जो है ये जरूर ऐसा आएगा कि पास आते आते जो है यहीं पे बनाते हैं कि पास आते आते हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, पास आते आते ये क्या हो जाएगा कि इस सरफेस के जो है पैरेलल हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी हम लोग एक बना लेते हैं केस, यहाँ पे एंगल हम लोग और बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस बार जो है ये इनिशियली इधर जा रहा था लेकिन चूंकि डेंसर से रेयरर में ये गया है तो इसमें बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा और अवे जाने के चक्कर में ये इसी सरफेस से पास करने लगा, इसी सरफेस से पास कर रहा है ये। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ जो हो गया वो हो गया आपका 90 डिग्री। तो जब किसी भी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक स्पेशल टर्म यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल।
क्या कहा जाता है? क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। तो यानी कि ये हो गया क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है द एंगल एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर आप सोचिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे भी बढ़ाया जाए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा, क्योंकि एंगल बढ़ने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है। तो अगली बार जब अगर एंगल हम लोग बढ़ा दिए, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिए, तो क्या होगा? ये बढ़ते 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 इधर आ रहा था, तो ये क्या होगा? और आगे जाएगा, और जब और आगे जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और ये सेम मीडियम में वापस आ जाएगा। यानी रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से चला था उसी मीडियम में वापस आ गया। तो इसी प्रोसेस को तो हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी के लिए बोले थे कि रिफ्लेक्शन का भी इसमें यूज है, कि जब रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में टकरा के वापस आने लगे। और ये हुआ क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने के चलते हुआ है। तो इसी रिफ्लेक्शन को क्या कहा जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, मोर देन क्रिटिकल एंगल, मोर देन क्रिटिकल एंगल, जब तक क्रिटिकल एंगल तक था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री था। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जैसे ही 90 डिग्री से ज्यादा हुआ, वो सेम मीडियम में वापस आ गया, तो इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन। और इस चीज को क्या कहा जाता है? पूरे प्रोसेस को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उम्मीद है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।